नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बनने की कहानी की। हाँ, ये वो कहानी है जो हमें आजाद भारत की बिल्कुल बुनियाद तक ले जाती है। दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसकी जड़ें वो तो दिसंबर 1946 तक जाती हैं। बिल्कुल। एक ऐसा समय था वो जब देश में उम्मीद भी थी और बहुत ज्यादा उथल-पुथल भी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज के हिस्से हैं। तो आज हम सिर्फ घटनाओं को देखेंगे नहीं। नहीं नहीं, हमारा मकसद है उन बहसों को समझना, उन विचारों को, और हाँ, कभी-कभी जो टकराव हुए उनको भी जानना, जिन्होंने इस दस्तावेज को, मतलब हमारे संविधान को आकार दिया। सही कहा, ये सिर्फ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। ये तो एक राष्ट्र के बनने की कहानी है, उसकी आत्मा की तलाश। तो आज हम देखेंगे कि संविधान सभा कैसे बनी, क्या मुश्किलें आई उनके सामने, कौन से बड़े मुद्दे थे जिन पे बहस हुई, और आखिर में सहमति कैसे बनी। हाँ, और शुरुआत करते हैं उस माहौल से, उस समय से जिसमें ये सब हो रहा था। वो वाकई एक उथल-पुथल वाला दौर था। हाँ बिल्कुल, एक तरफ 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। हाँ, फिर सुभाष चंद्र बोस की कोशिशें, 1946 का नौसेना विद्रोह, ये सब ताज़ा था लोगों के जहन में। और इनसे आजादी की इच्छा साफ दिखती थी। बिल्कुल, और मजदूरों के, किसानों के आंदोलन भी तो थे, वो भी जोर पकड़ रहे थे। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी थी। विभाजन का खतरा। हाँ, ये बहुत बड़ा विरोधाभास था। देखिए, आंदोलनों में कभी कभी हिंदू मुस्लिम एकता दिख जाती थी, पर राजनीतिक लेवल पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरी बढ़ती ही जा रही थी। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। बहुत ज्यादा। अगस्त 1946 की कलकत्ता हिंसा, उसके बाद तो जैसे दंगों का एक सिलसिला शुरू हो गया जो करीब साल भर चला। फिर विभाजन हुआ, और वो नरसंहार, मतलब जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। जो स्रोत में तस्वीरें हैं ना विनाश की, वो बताती हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल नहीं थी। ये तो मानवीय त्रासदी थी। हाँ, और इसका साया संविधान सभा पर बना रहा। हर बहस में, हर निर्णय में ये चीज कहीं न कहीं मौजूद थी। तो जो 15 अगस्त 1947 की आज़ादी थी, वो भी एक मिलीजुली भावना लेकर आई। बिल्कुल, खुशी तो थी, उम्मीद भी थी, लेकिन साथ में लाखों शरणार्थी थे, हिंसा का दर्द था, भविष्य का डर था। और ऊपर से एक और बड़ी मुश्किल थी रियासतों की समस्या। हाँ, ये रियासतें क्या थीं? ये ब्रिटिश भारत का करीब 1/3 हिस्सा सीधे अंग्रेजों के नीचे नहीं था। अच्छा। वहां नवाब या महाराजा राज करते थे। हाँ, प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें कहते हैं। हाँ वही। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं थी। कई राजा तो सोच रहे थे कि हम आजाद रहेंगे, अपना अलग देश या गुट बना लेंगे। हाँ, तो भारत की एकता के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हम्म। और इसी तनाव भरे माहौल में संविधान सभा बैठी थी देश का भविष्य लिखने। तो ये सभा बनी कैसे? मतलब क्या आम लोगों ने वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुने थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 1945-46 में प्रांतों में चुनाव हुए थे ना। हाँ हाँ, प्रोविंशियल इलेक्शंस। बस उन्हीं प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अच्छा, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। हाँ, मतलब आम जनता ने सीधे वोट नहीं दिया था। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं था उस चुनाव में। और इसमें कांग्रेस का दबदबा तो जबरदस्त था। सुनने में आता है करीब 82% सदस्य कांग्रेस के थे। हाँ, बहुमत तो भारी था, खासकर इसलिए भी कि मुस्लिम लीग ने तो बायकॉट कर दिया था। हाँ, वो अलग पाकिस्तान और अलग संविधान की मांग कर रहे थे। और समाजवादी भी शुरू में थोड़ा हिचक रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही तरह की आवाज थी सभा में? नहीं, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस खुद ही एक तरह का इंद्रधनुष थी। अच्छा, मतलब उसमें समाजवादी विचार वाले लोग भी थे, तो जमींदारी का समर्थन करने वाले भी थे। हाँ, और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले भी थे। तो शायद कुछ ऐसे भी जिनका झुकाव थोड़ा सांप्रदायिक था, में भी नजर आया। और क्या बाहर की आवाजों का, मतलब आम जनता की राय का कोई असर पड़ रहा था? हाँ, जरूर पड़ रहा था। सभा में जो बहसें होती थीं, वो अखबारों में छपती थीं। लोग उन पर बात करते थे, चर्चा करते थे। बिल्कुल। और अलग-अलग ग्रुप्स थे, जैसे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, ये सब अपनी मांगे रख रहे थे, अपनी चिंताएं बता रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था। नहीं, जनमत का दबाव था, उसका असर भी था। अच्छा, तो इन बहसों को दिशा किसने दी? कुछ खास लोग थे जिनका प्रभाव ज्यादा था? कई नाम सुनने में आते हैं। हाँ, देखिए, सदस्य तो करीब 300 थे, लेकिन शायद 6 लोग ऐसे थे जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। कौन थे वो?
कांग्रेस के 3 बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी क्या भूमिका थी? पर्दे के पीछे था सहमति बनाना, रिपोर्ट तैयार करवाना, चीजों को मैनेज करना। और राजेंद्र प्रसाद? वो सभा के अध्यक्ष थे, तो चर्चा सही दिशा में चले, नियमों का पालन हो, ये सब देखना उनका काम था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी। ये तो हुए कांग्रेस के नेता। और बाहर से? सबसे बड़ा नाम तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। हाँ बिल्कुल। वो पहले कांग्रेस के काफी आलोचक रहे थे, लेकिन गांधी जी ने कहा और उन्हें कानून मंत्री बनाया गया, और फिर वो बने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, मसौदा समिति के अध्यक्ष। हाँ, संविधान का जो पूरा कानूनी ढांचा है उसे बनाने में उनका योगदान मतलब अतुलनीय है। उनके अलावा 2 और कानूनी विशेषज्ञ थे, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये भी बहुत अहम थे। और फिर कुछ सिविल सेवक भी थे। जैसे? बी.एन. राव का नाम आता है, वो संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने बैकग्राउंड पेपर्स तैयार किए। और एस.एन. मुखर्जी जो मुख्य मसौदाकार थे, मतलब मुश्किल कानूनी भाषा को सरल बनाना उनका काम था। तो ये 6 सदस्य और ये 2 सिविल सेवक, इनका रोल बहुत बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा। 3 साल तक बहसें चली, 11 मोटे मोटे खंडों में ये सब दर्ज है। हाँ, ये दिखाता है कि ये कोई आसान काम नहीं था। बहुत गहराई से चर्चा हुई। और टकराव भी हुए होंगे। बिल्कुल, ये कोई चाय पार्टी नहीं थी। सदस्यों ने अपने विचार पूरी ईमानदारी और बेबाकी से रखे। किस तरह के टकराव थे? हर चीज पर, भारत कैसा दिखना चाहिए, भाषा कौन सी हो, राजनीतिक सिस्टम कैसा हो, आर्थिक व्यवस्था क्या हो, नैतिक मूल्य क्या हो हमारे, इन सब पर अलग अलग राय थी और तीखी बहसें भी हुई। चलिए उस विजन पर आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कहते हैं ये संविधान की आत्मा है। क्या खास था इसमें? ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये समझिए एक तरह से आजाद भारत के सपनों का ऐलान था। अच्छा। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। कहा गया कि सभी नागरिकों को न्याय, बराबरी और आजादी मिलेगी। और अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ था? हाँ, खास तौर पर कहा गया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय इलाके, दलित और दूसरे पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होंगे। नेहरू इसे सिर्फ राजनीतिक आजादी की तरह नहीं देख रहे थे। तो फिर? वो इसे सामाजिक और आर्थिक न्याय की तरफ एक कदम मानते थे। नेहरू ने अपने भाषण में अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों का जिक्र किया, जी, पर यह भी कहा कि हम नकल नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। इसका क्या मतलब था? हाँ, उनका कहना था कि देखिए, हमें पश्चिम से सीखना है, जरूर सीखना है, लेकिन भारत का जो सिस्टम होगा वो हमारे लोगों के मिजाज के हिसाब से होना चाहिए, उनकी जरूरतों के हिसाब से। मतलब भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल? बिल्कुल। वो लोकतंत्र की जो उदार विचार हैं, उनको समाजवाद के आर्थिक न्याय वाले विचारों से जोड़ना चाहते थे, लेकिन भारत के अपने तरीके से। ये दिलचस्प है कि उन्होंने प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, उन्होंने समझाया कि गणराज्य या रिपब्लिक में लोकतंत्र तो आ ही जाता है। उनका जोर सिर्फ वोट डालने वाले लोकतंत्र पर नहीं था। किस पर था फिर? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र पर, मतलब असल जिंदगी में बराबरी और न्याय। लेकिन एक सवाल ये भी उठा था कि क्या ये सभा सच में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? सोमनाथ लाहिरी ने तो इसे ब्रिटिश योजना का हिस्सा कह दिया था। हाँ, लाहिड़ी कम्युनिस्ट सदस्य थे। उनका तर्क था कि ये सभा तो अंग्रेजों ने बनाई है और अभी यानी सन 1946-47 में अंग्रेज यही हैं, तो ये उनके इशारे पर चल रही है। उन्होंने सदस्यों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रभाव से पूरी तरह निकलिए, तभी ये सभा सही मायनों में लोगों की सभा बनेगी। इस पर नेहरू का क्या जवाब था? नेहरू ने माना कि हाँ, शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का हाथ था इसे बनाने में, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि सभा की असली ताकत अंग्रेजों से नहीं आती। कहाँ से आती है? भारत की जनता से आती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें कागजों से नहीं बनती, वो लोगों की इच्छा से बनती हैं। तो ये एक तरह से लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश थी। हाँ, और ये बताने की कि ये संविधान पिछले ब्रिटिश कानूनों जैसे 1909, 1919, 1935 के एक्ट जैसा नहीं है, वो थोपे गए थे। और ये एक आजाद देश के लोग खुद अपने लिए बना रहे हैं। ये फर्क बहुत बड़ा था। अब आते हैं एक बहुत ही पेचीदा मुद्दे पर, अधिकारों को तय करना। यहाँ बहसें काफी गर्म रहीं, खासकर वो पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर। पहले थोड़ा साफ करें कि ये होता क्या है। पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक ऐसी चुनावी व्यवस्था थी जिसे अंग्रेजों ने लागू किया था। इसमें होता ये था कि किसी एक धर्म के लोग सिर्फ अपने ही धर्म के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे।
अच्छा, मतलब मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देगा और हिंदू वोटर हिंदू को। हाँ, कुछ इसी तरह का सिस्टम था। और संविधान सभा में मांग उठी कि इसे जारी रखा जाए। हाँ, मद्रास के बी पोकर बहादुर जैसे कुछ सदस्य थे जिन्होंने इसकी जोरदार वकालत की। उनका कहना था कि ये जरूरी है ताकि अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान, अपनी आवाज सुनवा सकें। उनका डर था कि बहुमत उन्हें अनदेखा कर देगा। हाँ, कि अगर ये सिस्टम नहीं रहा तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पर जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी प्रतिक्रिया तो काफी सख्त थी। बहुत सख्त। आरवी धुलेकर ने तो इसे सीधे सीधे अंग्रेजों का खेल कह दिया। और सरदार पटेल, उनका क्या कहना था? सरदार पटेल ने तो इसे जहर कहा। उन्होंने कहा कि इसी ने एक समुदाय को दूसरे से लड़ाया और आखिरकार देश का बंटवारा करवाया। ये अंग्रेजों की छोड़ी हुई शरारत है। गोविंद बल्लभ पंत का भी तर्क था शायद। हाँ, पंत जी ने कहा कि ये सिस्टम तो अल्पसंख्यकों के लिए ही नुकसानदेह है। ये उन्हें हमेशा के लिए अलग थलग कर देगा। मतलब वो कभी मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हाँ, और कभी सत्ता में असरदार तरीके से भागीदार नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें नागरिक की तरह सोचना होगा, एकजुट होना होगा। क्या सारे मुस्लिम सदस्य यही चाहते थे कि ये सिस्टम रहे? नहीं, और ये बात दिलचस्प है। बेगम एजाज रसूल जैसी सदस्य थीं जिन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा? उनका मानना था कि ये अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है, और 1949 आते आते ज्यादातर मुस्लिम सदस्य भी इसके खिलाफ हो गए थे। शायद विभाजन की जो भयानक सच्चाई थी उसने भी सोच बदली होगी। हाँ, बिल्कुल, ये संभव है। अच्छा, अल्पसंख्यक शब्द को भी अलग अलग लोग अलग तरह से देख रहे थे। हाँ, जैसे एनजी रंगा थे समाजवादी नेता, उन्होंने इसे आर्थिक नजरिए से देखा। कैसे? उनके लिए असली अल्पसंख्यक गरीब लोग थे, दबे कुचले लोग थे। उन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ कागज पर अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए सहारे और सीढ़ी की जरूरत है। और आदिवासियों की बात किसने रखी? जयपाल सिंह ने। उन्होंने बहुत भावनात्मक भाषण दिया। कहा कि आदिवासियों का 6000 साल से शोषण हुआ है, उन्हें अनदेखा किया गया है। वो संख्या में कम नहीं थे लेकिन। हाँ, लेकिन उनकी हालत सबसे खराब थी। उन्हें उनकी जमीन से, जंगल से निकाल दिया गया। उन्हें समाज से जोड़ने की जरूरत है, घुलने मिलने की। उन्होंने कहा, आवर पॉइंट इज दैट यू हैव गॉट टू मिक्स विद अस। और उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने विधायिका में आरक्षण मांगा ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। और दलितों के अधिकारों का सवाल, ये तो बहुत ही संवेदनशील रहा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल मांगा था, जिसका गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय विरोध किया था। हाँ, लेकिन विभाजन के बाद अंबेडकर ने भी इस मांग पर दोबारा जोर नहीं दिया। सभा में दूसरे दलित सदस्य थे, जैसे जे नागप्पा, केजे खांडेकर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हजारों साल के दमन का जिक्र किया। कहा कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है, इस वजह से हमारा समुदाय मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है। लेकिन एक और आवाज थी दाक्षायणी वेलायुधन की। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सुरक्षा उपाय नहीं चाहिए, जो सामाजिक भेदभाव है उसे तुरंत खत्म करने की जरूरत है। तो आखिरकार सहमति किस बात पर बनी? सभा ने अस्पृश्यता को खत्म किया, उसे गैर कानूनी बनाया, मंदिरों में सबके प्रवेश का अधिकार दिया और विधायिका और सरकारी नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन ये भी माना कि सिर्फ कानून काफी नहीं है। हाँ, ये माना गया कि समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। इसी तरह हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए कहा कि हमें कोई खास रियायत नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए, पुरुषों के बराबर समानता चाहिए। अधिकारों के बाद एक और बड़ा सवाल था शक्ति का संतुलन। केंद्र ज्यादा ताकतवर हो या राज्य? हाँ, इस पर भी दो खेमे साफ दिखते थे। कौन थे जो मजबूत केंद्र चाहते थे? नेहरू थे, अंबेडकर थे और भी कई नेता थे। उनका तर्क था कि देश को एक रखना है, शांति बनाए रखनी है, सांप्रदायिक हिंसा को रोकना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती से बात रखनी है। हाँ, और आर्थिक विकास के लिए योजना बनानी है। तो एक मजबूत केंद्र का होना बहुत जरूरी है। विभाजन के बाद ये सोच और पक्की हो गई। और जो राज्यों को ज्यादा अधिकार देना चाहते थे, उनका क्या तर्क था? जैसे मद्रास के संथानम थे, उनका मानना था कि अगर सारी ताकत केंद्र को दे दी तो वो बोझ से दब जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों कमजोर हो जाएंगे। उनका कहना था कि शक्तियों का सही बंटवारा होना चाहिए। हाँ, खासकर पैसों के मामले में। उन्होंने चिंता जताई कि जो टैक्स व्यवस्था बन रही है उसमें ज्यादातर पैसा तो केंद्र के पास चला जाएगा। तो राज्य अपने विकास के काम कैसे करेंगे? उन्हें हमेशा केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। संथानम को डर था कि इससे राज्यों में असंतोष बढ़ेगा और आगे चलकर वो विद्रोह भी कर सकते हैं। तो यहाँ बीच का रास्ता क्या निकला? समझौता कैसे हुआ?
एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई। शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, ज्यादातर और जो जरूरी विषय थे वो संघ सूची में रखे गए, जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा वगैरह। और राज्यों के पास पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य जैसे विषय राज्य सूची में आए। समवर्ती सूची में वो विषय थे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे, जैसे शिक्षा, जंगल। और पैसों का मामला? वो भी मिला जुला रहा, कुछ टैक्स केंद्र के पास, कुछ राज्यों के पास, कुछ दोनों में बटे। और हाँ, एक अनुच्छेद 356 भी रखा गया। हाँ, जो काफी विवादित रहता है। बिल्कुल, जो खास हालात में केंद्र को राज्य सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है। तो ये एक जटिल संतुलन था। और फिर आया वो मुद्दा जिस पर शायद सबसे ज्यादा भावनाएं जुड़ी थी, राष्ट्र की भाषा। महीनों बहस चली इस पर। हाँ, और बहुत ही तीखी भावनात्मक बहस। देखिए, शुरुआत में गांधी जी और कई कांग्रेसी नेता हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। हिंदुस्तानी मतलब? हिंदी और उर्दू का मिलाजुला सरल रूप, जो आम लोग बोलते थे। गांधी जी मानते थे कि ये भाषा कई संस्कृतियों के मेल से बनी है और ये देश को जोड़ेगी। तो फिर इस पर सहमति क्यों नहीं बनी? क्या हुआ? हुआ ये कि समय के साथ साथ खासकर जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा, भाषा का भी ध्रुवीकरण हो गया। मतलब? हिंदी को ज्यादा संस्कृत वाला बनाने की कोशिश हुई और उर्दू में फारसी और अरबी के शब्द ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। भाषा को धर्म से जोड़ दिया गया। गांधी जी तो अंत तक हिंदुस्तानी की बात करते रहे। हाँ, लेकिन संविधान सभा में माहौल बदल गया था। और कुछ लोग हिंदी के लिए बहुत आक्रामक तरीके से मांग कर रहे थे। बिल्कुल, आरवी धुलेकर जैसे सदस्य थे संयुक्त प्रांत से, उन्होंने बहुत जोरदार मांग रखी कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जिसे हिंदुस्तानी नहीं आती उसे सभा में नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पर बहुत हंगामा हुआ था। कई सदस्य, खासकर दक्षिण भारत से जो थे, उन्हें लगा कि ये हिंदी को थोपने की कोशिश है। तो फिर ये गतिरोध कैसे टूटा? समझौता क्या हुआ? एक भाषा समिति बनाई गई थी, उसने एक बीच का रास्ता सुझाया। क्या था वो रास्ता? तय हुआ कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा नहीं? नहीं, राजभाषा। और ये भी तय हुआ कि अंग्रेजी अगले 15 साल तक सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती रहेगी, ताकि धीरे धीरे हिंदी को अपनाया जा सके। हाँ, और राज्यों को ये आज़ादी दी गई कि वो अपने कामकाज के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं। लेकिन क्या दक्षिण भारत के लोगों की चिंताएं इससे दूर हो गईं? पूरी तरह से नहीं। मद्रास की सदस्य थीं श्रीमती जी दुर्गाबाई। उन्होंने साफ साफ कहा कि दक्षिण में हिंदी प्रचार का जबरदस्त विरोध है। उन्हें क्या डर था? उन्हें लग रहा था कि ये उनकी अपनी भाषाओं जो बहुत समृद्ध है, उन्हें दबाने की कोशिश है। बाद में शंकरराव देव, टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार जैसे नेताओं ने अपील की कि भाई आपस में समझदारी दिखाएं, किसी पर कुछ थोपा ना जाए। तो ये भाषा का मुद्दा आज भी कितना संवेदनशील है ना? हाँ, ये दिखाता है कि वो समझौता कितना नाजुक था और कितनी गहरी भावनाएं इससे जुड़ी थीं। तो इन सारी बहसों, टकरावों, समझौतों से गुजरकर आखिरकार संविधान बना। कुछ ऐसी खास बातें जिन पर ज्यादातर लोग सहमत थे? हाँ, 2 बातें तो बहुत खास हैं। पहली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। बिल्कुल, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। बहुत से पुराने लोकतंत्रों ने भी ये अधिकार सबको एक साथ नहीं दिया था। हाँ, कहीं महिलाओं को बाद में मिला, कहीं गरीबों को। बिल्कुल। और दूसरी खास बात, धर्मनिरपेक्षता पर जोर, सेक्युलरिज्म। हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में काफी बाद में जोड़ा गया। हाँ, 1976 में। लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा था, उसमें ये सिद्धांत शुरू से था। कैसे? मौलिक अधिकारों के जरिए, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, कानून के सामने बराबरी। इसका मतलब था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों से समान दूरी रखेगा। हाँ, एक सैद्धांतिक दूरी। मतलब ना तो वो धर्म के मामलों में ज्यादा दखल देगा, न ही किसी एक धर्म का पक्ष लेगा। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी, नौकरी देने में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन समाज सुधार की गुंजाइश रखी गई। हाँ, ये जरूरी था, जैसे अस्पृश्यता को खत्म करना। तो राज्य और धर्म के बीच पूरी तरह दीवार नहीं खींची गई, बल्कि एक संतुलित रिश्ता बनाने की कोशिश हुई। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें, ये साफ है कि संविधान बनाना सिर्फ कुछ नियम कानून लिखना नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नए देश की आत्मा को, उसकी मूल्यों को परिभाषित करने की कोशिश थी, और वो भी ऐसे समय में जब देश इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा था। ये उन सभी उम्मीदों, डरों, विचारों और स्वार्थों के टकराव और फिर किसी न किसी समझौते पे पहुंचने का नतीजा था। बिल्कुल सही कहा। और ये बहसें हमें आज भी सिखाती हैं कि लोकतंत्र में अलग-अलग आवाजों को सुनना कितना जरूरी है। उन पर बहस करना और फिर किसी आम सहमति तक पहुंचना ये आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सदस्यों ने एक दूसरे की बात सुनी, अपनी राय बदली भी, समझौते भी किए। ये बहुत बड़ी बात थी। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय संविधान का बनना एक अभूतपूर्व काम था। चुनौतियों से भरा, गहरी सोच विचार वाला, और आखिरकार एक ऐसा दस्तावेज सामने आया जो भारत की विविधता को और भविष्य के सपनों को समेटने की कोशिश करता है। हाँ, जैसे पृथक निर्वाचक मंडल को नकारना, एक मजबूत केंद्र के साथ साथ राज्यों को अधिकार देना, भाषा पर एक समझौता करना, और सबसे बढ़कर सार्वभौमिक मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल सिद्धांतों पर सहमत होना। ये सब इसी मुश्किल प्रक्रिया से निकल कर आया। और शायद सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि इतने सारे मतभेदों के बावजूद एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के मूल विचार पर सब सहमत थे, और इसी सहमति ने इस नए राष्ट्र की नींव रखी। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज इतने सालों बाद संविधान सभा की वो बहसें, वो निर्णय हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? हाँ, क्या वो मुद्दे, वो चिंताएं आज भी हमारे समाज में, हमारी राजनीति में जिंदा हैं? और जिन लोगों ने संविधान बनाया, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, हम आज उसके कितने पास हैं या कितने दूर, सोचने वाली बात है।